भारत के अगर इतिहास को देखा जाए तो नो डाउट रशिया हमारा काफी करीबी दोस्त रहा है और काफी मुश्किल समय में रशिया ने भारत का साथ दिया है। लेकिन आजकल रशिया की तरफ से भी कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स आती हैं जिनके ऊपर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस बार रशिया को क्या प्रॉब्लम हो गई है? अमेरिका ने कश्मीर के ऊपर क्या रोना धोना किया है? अडानी ग्रुप ने भी अब टर्की को सबक सिखाने के लिए क्या स्टेप उठाया है? उसके बाद इजराइल और भारत के बीच क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही हैं। आई नो कि आपका एक एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमने अपनी वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट न्यूज ही शामिल की है जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकलकर आ रही है भारत सरकार को लेकर। दरअसल मोदी सरकार ने फैसला किया है कि पाकिस्तान, चाइना और टर्की, ये तीनों देश मिलकर जो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत फेल हो गया है या फिर भारत ने निर्दोष लोगों और सिविलियंस के ऊपर हमला किया है, इस फेक नैरेटिव को एक्सपोज करने एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखने के लिए भारत की सरकार अब भारत से 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की अलग अलग टीम को 5 अलग अलग देशों में भेजने वाली है। ये जो भारत के 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, इनके साथ विदेश मंत्रालय के सीनियर डिप्लोमेट्स को भी भेजा जाएगा और यह भारत के 8 एमपीज 10 दिन के लिए फॉरेन विजिट के ऊपर जाएंगे। वहां पर जाकर भारत का पक्ष रखेंगे, इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पेशल अपीयरेंसेस वगैरह करके भारत का नरेटिव पूरी दुनिया के सामने फैलाने की कोशिश करेंगे। अभी जो 8 एमपीज हैं, इनमें से सबसे टॉप के ऊपर नाम आ रहा है कांग्रेस पार्टी के एमपी शशि थरूर का और दूसरा नाम असदुद्दीन ओवैसी का है। दोनों ने पहलगाम हमले के बाद भारत को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफेंड किया है, इसलिए इन दोनों को ही मोदी सरकार भेज रही है। इसके साथ ही बीजेपी पार्टी और कुछ अपोजिशन की पार्टीज के एमपीज भी होंगे। इन सब को 22 मई के बाद से फॉरेन कंट्रीज के ट्रिप के ऊपर भेजा जाएगा। उससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इन सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को टॉकिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि कश्मीर के ऊपर भारत का क्या पक्ष है और ऑपरेशन सिंदूर करने के पीछे भारत के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और हम क्यों इस तरह के ऑपरेशंस आगे भी करने वाले हैं और यह भारत की मजबूरी होगा। यानी एक तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भारत का केस स्ट्रांगली रखने की कोशिश की जाएगी। आपको मोदी सरकार का यह कदम कैसा लगा एंड आपके अकॉर्डिंग कौन से लीडर या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जरूर भेजना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मेरा वोट सुधांशु त्रिवेदी को है जो राज्यसभा से बीजेपी के एमपी हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अडानी ग्रुप और टर्की को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने भी टर्किश कंपनी सेलेबी एविएशन के साथ सारे टाई अप्स तोड़ दिए हैं। मुंबई एयरपोर्ट और अहमदाबाद एयरपोर्ट, ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो अडानी ग्रुप के पास थे। अब इन दोनों एयरपोर्ट्स के ऊपर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप ने सेलेबी एविएशन को दिया था, लेकिन अब यह कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके सेलेबी एविएशन के साथ अडानी ग्रुप ने सारे टाई अप्स खत्म कर दिए हैं। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने बताया है कि सेलेबी एविएशन के एम्प्लॉइजर्स को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। जो भी नेक्स्ट ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी सेलेक्ट की जाएगी उसमें इन सब को ट्रांसफर करने का प्रोविजन किया जाएगा। सेलेबी एविएशन भारत में 10,000 इंडियंस एम्प्लॉय हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद इन सब की जॉब्स के ऊपर भी खतरा था, लेकिन अब वो टेंशन भी खत्म हो गई है। अडानी ग्रुप ने सेलेबी एविएशन को कहा है कि वह सारे ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस को तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली हैंड ओवर कर दे एंड अपने आप को प्रेमिसेस से रिमूव करने की कार्रवाई स्टार्ट कर दे। अब केवल 3-4 एयरपोर्ट्स बचे हैं। आई होप कि वहां से भी इस टर्किश कंपनी को जल्दी निकाला जाए। अर्दगान को पता चले कि वह किस देश के साथ पंगा ले रहा है, वो भी भिखारी कटोरा स्थान के लिए। उमा का खलीफा बनने के चक्कर में अर्दगान के हाथ में कहीं कटोरा नहीं आ जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका को लेकर। एंड अगेन अमेरिका कश्मीर मसले और भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर इस मसले को लगातार खींचते दिखाई दे रहा है। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन यावेट ने कश्मीर और भारत पाकिस्तान सीज फायर के ऊपर कमेंट किया है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि दोहा कतर में ब्रेकफास्ट के दौरान मेरे वेटर ने मुझे बोला कि मैं उसकी तरफ से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का उसके लिए शुक्रिया अदा करूं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलूं। मैंने उससे पूछा क्यों? उस वेटर ने बताया कि वह कश्मीर से है और पिछले कुछ हफ्तों से भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वह अपने घर कश्मीर वापस नहीं जा पा रहा था, लेकिन अब उसको नोटिफिकेशन मिली है कि वो अब कश्मीर वापस जा सकता है। और यह सब पॉसिबल हुआ सीज फायर की वजह से, जो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम ने मीडिएट किया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लवट ने आगे कहा कि उस कश्मीरी वेटर ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह जो सीज फायर करवाया है, इसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। और वह बिल्कुल सही कह रहा था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के कई सारे अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इनहेरिट किए हैं, लेकिन वह उनको एक एक करके सुलझा रहे हैं। यानी कि भारत पाक के बीच सीज फायर करवाने का प्रॉपर श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब देखा जाए तो यह इंसान खुद ही चिल्ला चिल्ला कर दुनिया में सबको बता रहा है कि इसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, और यह मोहतरमा कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय नहीं मिल रहा है। और पॉलिटिक्स करने और डोनाल्ड ट्रंप की चाटुकारिता करने के चक्कर में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियाट ने एक इमेजिनरी कश्मीरी वेटर भी बना दिया है। हैरानी वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी कश्मीर मुद्दे और भारत पाक की सीज फायर मुद्दे को लगातार उछाल रहे हैं। वैसे मोहतरमा ने यह नहीं बताया कि वो वेटर भारत के जम्मू कश्मीर से था या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, लेकिन अब कई सारी लिमिट्स क्रॉस होते दिखाई दे रही हैं। अब ऐसा फील होने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्वॉल्व करना, इसका मतलब खुद ही दुनिया में जाकर ढिंढोरा पीटना हुआ। एंड अगर ऐसा ही सीन रहा तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बीच में लाने से पहले कोई भी देश 1000 बार सोचेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया और भारत को लेकर। दरअसल रशिया के विदेश मंत्री सर्ग लावरोव की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें वह भारत, चाइना एंड अमेरिका की पॉलिटिक्स के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। इसी दौरान रशियन विदेश मंत्री ने इंडो पैसिफिक नाम के ऊपर आपत्ति जताई है। अभी जो ईस्ट अफ्रीका से लेकर अमेरिका की वेस्ट कोस्ट तक का एरिया है, इसमें एशिया के देश आ जाते हैं, इंडियन ओशियन का सारा रीजन आ जाता है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ये सारी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। अब यह जो पूरा एरिया है, इसको कई जगह एशिया पैसिफिक कहा जाता है और कई जगह इंडो पैसिफिक कहा जाता है, यानी कि इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड वॉर के समय तक, यानी आज से 30 से 40 साल पहले तक, इस पूरे एरिया को एशिया पैसिफिक कहा जाता था। इंटरनेशनल कम्युनिटी और डिप्लोमेटिक चैनल्स या जो भी देशों के बीच ऑफिशियल कन्वर्सेशन होती थी, उसमें एशिया पैसिफिक का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन रिसेंटली देखा गया है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत एंड वेस्टर्न कंट्रीज, इन सब ने इस पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक कहना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इस पूरे रीजन में सबसे बड़ा हिस्सा इंडियन ओशियन का है। मेजॉरिटी ट्रेड इसी रूट से क्रॉस होता है और इंडो पैसिफिक नाम में इंडिया को भियंस मिलती है। इसलिए अमेरिका इंडो पैसिफिक टर्म को ज्यादा प्रमोट करता है और इसके साथ ही वेस्टर्न देश भी। अमेरिका ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक से पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। इससे पहले जब भी एशिया पैसिफिक नाम सामने आता था तो रशिया या फिर चाइना की इमेज बनती थी, लेकिन अब जब भी इंडो पैसिफिक नाम सामने आता है तो इससे या फिर इंडियन ओशियन या तो भारत की इमेज सामने आती है। अब इस चीज से देखा जाए तो चाइना को काफी प्रॉब्लम होती है। ऐसा करके वह आसियान देशों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी सर्ग लावरोव ने और कई सारी बातें बोली और वेस्टर्न देशों के खिलाफ बोला। अब देखा जाए तो सर्गे लावरोव को लगता है कि अमेरिका और उसके एलाइज इस पूरे रीजन में लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भारत के साथ गलवान घाटी इंसिडेंट से लेकर साउथ चाइना सी में जापान, ताइवान से लेकर फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सभी के साथ एक ही देश पंगे ले रहा है और वो है चाइना। अगर चाइना अपनी बाउंड्रीज में आराम से बैठा होता और दूसरी कंट्रीज की टेरिटरी को क्लेम नहीं करता,
तो ये सारे डिस्प्यूट्स पैदा ही नहीं होते और अमेरिका जैसे देशों को बीच में आने की स्पेस ही नहीं मिलती। ये चाइना की वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और हैरानी तो इस बात की है कि रशिया को भी इंडो पैसिफिक नाम से प्रॉब्लम हो रही है। अगर रशिया को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो एशिया पैसिफिक टर्म का यूज कर ले। इंडो पैसिफिक को इतना बुरा क्यों बोलना? नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। इस समय अगर हम डिफेंस टाइज की बात करें तो अनडाउटली इजराइल भारत का सबसे क्लोज डिफेंस पार्टनर है, अमेरिका और रशिया से भी ज्यादा क्लोज। ऑपरेशन सिंदूर और जो भारत ने पाकिस्तान के 11 से भी ज्यादा मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक करके उनको नष्ट किया। उसके बाद इजराइल और भारत की सरकार एंड स्पेशली दोनों देशों की डिफेंस मिनिस्ट्रीज के बीच पिछले कल पहली बार कोई इंटरेक्शन हुई है। इजराइल की मिनिस्ट्री ONF डिफेंस में डीजी मेजर जनरल आमिर बाराम ने भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। इजराइल की गवर्नमेंट ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल कंडक्ट के ऊपर बधाई दी है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल की तरफ से भारत को फुल सपोर्ट देने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ भी की है। मोस्ट प्रोबेबली इस फोन कॉल के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स, वेपन डील्स और कंट्रीज के फ्यूचर कोर्स के बारे में डिस्कशन हुई होगी। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने इजरायली कमिका ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। एंटी डिफेंस सिस्टम में भी इजराइल ने भारत की काफी मदद की है। उसके बाद भारत के तेजस फाइटर जेट्स के अंदर भी इजरायली रडार्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि इजराइल भारत की काफी मदद कर रहा है और इसके लिए इजराइल को एक थैंक्स तो बनता ही है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और यह मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डाटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।